नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फ़िज़िक्स टीचर, आपका इस फ़िज़िक्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत से लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं मेरे, थैंक यू वेरी मच। लाइक भी किया है आप लोगों ने। ऐसे ही आगे के वीडियोस को भी देखिए, लाइक कीजिए उनको और गेन करिए। केवल देखना नहीं है, हमको उससे कुछ अचीव करना है, उसको अपने अंदर उतारना है। फिज़िक्स ऐसी है कि रटने से, देखने से नहीं समझ में आएगी। आपको उसको पूरा डीप में समझना पड़ेगा और डेरिवेशंस को, फिगर्स को हाथ से बना बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। और अब तो एकदम पीक टाइम है। क्या करना है आप लोगों को? लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है और अपना जो स्टडी टाइम है या आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। एक कहावत है, जो समय गया वो बहुत अच्छा था, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आने वाला है वो हमारे हाथ में है। हम चाहे जैसा उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम चाहे जैसा उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, हम चाहे जैसा उसका बेहतर बना सकते हैं। बीता हुआ समय भी अच्छा था, ठीक है, जो भी ऊंच नीच थी, जो भी ऊपर नीचे था, वो सब हो गया जो हो गया। बीता हुआ समय भी बहुत अच्छा था, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है। तो अभी आप मेहनत करेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। आप ऊंचाइयों को छुएंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, क्योंकि फिजिक्स को लेके आने वाले टाइम में बहुत बहुत डिमांड्स हैं। फिज़िक्स के टीचर्स ही नहीं मिलते। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फिज़िक्स के टीचर्स मिलते ही नहीं हैं। आपके पास बहुत अच्छा स्कोप खड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में फिज़िक्स को लेके बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है, तो आपके पास फिज़िक्स टीचिंग लाइन में अगर आप जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत स्कोप है। आप इंजीनियरिंग करके अगर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत स्कोप है। सारी ही ब्रांचेज हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर को लेके मैं कहूँगी आप लोगों को कि अभी एक सैचुरेशन आ गया है, क्योंकि सारे के सारे ही बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सिविल, मैकेनिकल, ये इंजीनियर तो आजकल कोई बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सब एसी में बैठ के आराम से काम करना चाहते हैं। बच्चों, अभी तो मेहनत का समय है। हम अभी से ये क्यों सोचे कि हम आराम से एसी में बैठ के काम करेंगे? अभी तो आप मेहनत करिए ना। जितनी मेहनत आप अभी कर सकते हैं उतना ही आगे जाके आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। तो मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की, पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर कहीं डाउट लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम पिछले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स को पढ़ चुके थे, रे ऑप्टिक्स को पढ़ चुके थे, न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं। फिजिक्स के हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं हिंदी में अच्छे से, आपको फिगर्स, डेरिवेशंस बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। आप उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने थे। उसमें हमने सबसे पहले हाइगन का सिद्धांत पढ़ा। हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके परावर्तन के सिद्धांत को हम कैसे समझा सकते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत को हम कैसे समझा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने व्यतिकरण और ध्रुवण, ये दो फिनोमिनाज बहुत डिटेल में पढ़ लिए थे। एक और वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तरंग प्रकाशिकी के अंदर आपके कोर्स में ही एक और टॉपिक है, आज हम उसको कवर करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में आप आगे जब बीटेक करने जाएंगे या बीएससी करने जाएंगे तो आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अभी हमें जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो फिनोमिना क्या होता है उसको समझना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। व्यतिकरण में और विवर्तन में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विवर्तन की घटना हो रही है या व्यतिकरण की घटना हो रही है। व्यतिकरण में हमने क्या कहा था? जब दो कला संबंध स्रोत, बिल्कुल दो आइडेंटिकल लाइट सोर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो जो तीव्रता मिल रही थी कुछ बिंदुओं पे अधिकतम मिल रही थी, कुछ बिंदुओं पे न्यूनतम मिल रही थी।
जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा का हो रहा था, वितरण हो रहा था, पुनः वितरण हो रहा था। कुछ जगहों पर ऊर्जा का वितरण अधिकतम था, जहां हमें चमकीली फ्रिंज मिलती थी, समपोषी व्यतिकरण मिलता था, और कुछ जगहों पर जो ऊर्जा की तीव्रता थी वो न्यूनतम हो रही थी, वहां हमें काली फ्रिंज मिल रही थी, विनाशी व्यतिकरण हो रहा था। ये हमने व्यतिकरण में पढ़ा। व्यतिकरण जब अपन ने प्रारूप बनाया, जब उसका हमने पैटर्न ड्रॉ किया जैसे स्क्रीन पे दिखता है, तो हमने कुछ पीक्स बनाई। जितनी भी पीक्स थी वो सारी इक्वल हाइट की थी। एक बार बना के बताओ वापस से आपको। हमने जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाया वो इस तरह का मिलता है। जो व्यतिकरण प्रारूप हमने बनाया था, हमें स्क्रीन पे कैसा दिखता है वो इस तरह का दिखता है। इसमें जो पीक मिल रही थी वो ब्राइट फ्रिंज को बता रही थी, और जो ये डाउन मिल रहा था ये डार्क फ्रिंज को बता रही थी, है ना। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी पीक्स मिल रही है इक्वल हाइट की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो सारी इक्वल हाइट की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 10वीं ब्राइट फ्रिंज है तो वो थोड़ी कम चौड़ी होगी और दूसरी ब्राइट फ्रिंज है तो वो ज़्यादा चौड़ी होगी। ये अगर हम सेंटर मान लेते हैं, मान लिया ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर के हम कितनी भी आगे चले जाएंगे सारी जो पीक्स मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। विवर्तन में क्या हो जाता है, सेंटर वाली फ्रिंज सबसे ज्यादा चमकीली होती है, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हमारी जो फ्रिंज की चौड़ाई है या जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। बना है, इसको ड्रॉ करके बताएं। ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम दोनों तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिंज की ब्राइटनेस कम होती जा रही। दिख रहा है आपको? ये देखिए, कंपैरिजन दिखा आपको। ऊपर हमने व्यतिकरण का बताया है, इंटरफ्रेंस का बताया है, नीचे हमने विवर्तन का बताया, डिफ्रैक्शन का बताया। व्यतिकरण में सारी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की थी, जो पीक आ रही थी एक ही लेवल पर आ रही थी। इसका मतलब चाहे 10वीं हो, चाहे nth हो, चाहे फर्स्ट हो, सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस, सारी की सारी चमकीली फ्रिंजें एक जैसी चौड़ाई की होगी। लेकिन विवर्तन में क्या हो रहा है, जो सेंटर वाली फ्रिंज है, ये सेंटर वाली फ्रिंज है, ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगी, और उसके दोनों तरफ जो ब्राइटनेस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है विवर्तन प्रतिरूप। अब होता क्या है विवर्तन में, क्यों होता है विवर्तन, विवर्तन क्या होता है। व्यतिकरण में हमने पढ़ा कि जब दो लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुई, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हुई, तो ऊर्जा का पुनः वितरण हुआ। जहां पर ऊर्जा ज्यादा मिली वहां हमें चमकीली फ्रिंज मिली, जहां ऊर्जा कम थी वहां हमें डार्क फ्रिंज मिली। ठीक है, तो ऊर्जा का वितरण हो रहा है। विवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी स्लिट से गुजरता है, किसी अवरोध से गुजरता है, तो प्रकाश कोने पर से बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। किसी अवरोध से प्रकाश के गुजरने पर प्रकाश का अपने किनारों पर से मुड़ जाना, इसको क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। बना के देखिए, इसको ड्रॉ करके बताएं कैसा दिखता है हमें। सबसे पहले तो हम विवर्तन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि विवर्तन क्या है, फिर इसका फिगर भी देखेंगे। तरंगों का विवर्तन, जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से, बिल्कुल पतला सा होल होगा, पतली सी स्लिट होगी, जितनी पतली स्लिट होगी उतना ही जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा या डिफ्रैक्शन का जो फैलाव होगा, विवर्तन का जो फैलाव होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जितनी चौड़ी फ्रिंज होगी उतना ही प्रकाश का फैलाव कम होगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इसे तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, विवर्तन क्या एक अभिलक्षण क्या है, विवर्तन तरंगों का एक अभिलक्षण है, ये तरंगों की वेव्स की एक प्रॉपर्टी है। विवर्तन की घटना में पर्दा प्रयुक्त क्षुद्र का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। डिफ्रैक्ट जैसे व्यतिकरण होने के लिए, इंटरफ्रेंस होने के लिए हमने नेसेसरी कंडीशन दी थी कि जो दोनों वेव्स होनी चाहिए, जो दोनों तरंगे होनी चाहिए, वो कला संबंध होनी चाहिए, कोहिरेंट होनी चाहिए। मतलब या तो एक ही सोर्स से निकली हुई होनी चाहिए या फिर बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति की होनी चाहिए, है ना। विवर्तन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो
प्रकाश आ रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ, जो हमारा होल है, जो हमारा छिद्र है, जो हमारी स्लिट है, उसकी जो चौड़ाई है उसकी कोटि की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारी जो चौड़ाई है वो तो कुछ मीटर्स में है और जो हमारी लाइट आ रही है वो एमस्ट्रॉम में है। 1 एमस्ट्रॉम कितना होता है, पढ़ा था हमने, 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हमारी लाइट इस ऑर्डर की आ रही है, एमस्ट्रॉम के ऑर्डर की आ रही है, तो जो विवर्तन के लिए होल होना चाहिए, जो स्लिट की चौड़ाई होनी चाहिए, वो भी लगभग इसी ऑर्डर की होनी चाहिए, एमस्ट्रॉम के ही ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लाइट तो हमारी एमस्ट्रॉम के ऑर्डर की आ रही है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की आ रही है, और जो होल है हमारा वो 1 मीटर की विड्थ का हो, तो उस केस में विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पर्दे पर प्रयुक्त जो छिद्र का आकार है वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। और जो छिद्र दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं, ग्रेटिंग इंटरवल कहते हैं। जो होल होता है उस होल को क्या कहा जाता है, ग्रेटिंग इंटरवल कहा जाता है, ग्रेटिंग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन है कि विवर्तन क्या होता है और विवर्तन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। अब स्क्रीन पर कैसा हमें दिखता है या जो इसका पैटर्न बनेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वो किस तरह का बनेगा वो हम समझते हैं। ये है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स कैसा है, एक चीज और ध्यान रखनी है, व्यतिकरण में जो हम स्रोत काम में लेते हैं, व्यतिकरण में, इंटरफ्रेंस में जो हम सोर्स काम में लेते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही कलर की लाइट का होना चाहिए। ठीक है, लैबोरेटरीज में जो जनरली हम लाइट काम में लेते हैं वो 2 तरह की लाइट काम में लेते हैं। एक होती है येलो लाइट जो हमारी एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक होती है, और एक होती है वाइट लाइट जो हमारी श्वेत प्रकाश होता है। मोनोक्रोमेटिक के लिए जो सोर्स काम में लिया जाता है लैबोरेटरीज में जनरली, वो होता है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप का कलर येलो कलर का होता है, एक ही कलर होता है, इसलिए उसको एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है। और जो वाइट लाइट का सोर्स होता है वो मरकरी लैंप होता है। मरकरी का जो प्रकाश है, पारे का जो प्रकाश होता है, वो हमारा श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश मतलब जो 7 रंगों से मिलके बना होता है। जब हम मरकरी लाइट को किसी प्रिज्म पे डालेंगे तो हमें 7 रंग दिखेंगे, लेकिन जब हम सोडियम लाइट को प्रिज्म पे डालेंगे तो हमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सोडियम में एक ही कलर होता है। डिफ्रैक्शन में भी हम जो सोर्स काम में ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं, एक सिंगल कलर का सोर्स ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं हम सोडियम लें, हम कोई और कलर भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कलर एक ही होना चाहिए, उसका वर्ण एक ही होना चाहिए। इस लाइट को हमने क्या किया, अब हमारा जो सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आएगी वो इस तरह से फैली हुई आएगी, है ना, क्योंकि लैंप होगा तो लैंप से तो ऐसी फैली हुई लाइट होएगी। तो इसके आगे क्या कर दिया जाता है, एक लेंस लगाते हैं। लेंस क्या करता है, इस लाइट को पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही ये टॉर्च की या बल्ब की जो लाइट है उसको लेंस में से पास करवाएंगे तो हमें ये ऐसी पैरेलल लाइट्स दिख जाएंगी। ये हमारी पैरेलल लाइट्स है। ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया। अब क्या हो रहा है, जब ये सोर्स एक इस पतले से छिद्र में से होके गुजर रहा है, पहले ही बता दिया, जो प्रकाश स्रोत आपतित हुआ है उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यहाँ पे जो ये छिद्र की का आकार है या छिद्र की चौड़ाई है उसी के ऑर्डर का होना चाहिए। मान लिया यहाँ पे ये जो छिद्र है इसकी विड्थ को हम a से डिनोट कर दे तो लैम्डा और a लगभग सेम आकार का होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा। अब क्या हो रहा है, देखो ये पैरेलल लाइट आ रही थी, ये पैरेलल लाइट आ रही है, जैसे ही इस छिद्र में से गुजरी तो क्या हो गया, बेंट हो गई, कर्व बन गई। ये देखो ये ऐसे बेंट हो गई, तो ये बेंट होने को ही क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। लाइट जो पैरेलल लाइट आ रही है, जैसे ही वो स्लिट में से गुजरेगी तो वो बेंट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जब अपन ने टॉपिक शुरू किया मैंने क्या कहा, डिफ्रैक्शन में और इंटरफ्रेंस में, विवर्तन में और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो मैक्सिमम
इंटेंसिटी की होती है, उच्चतम तीव्रता की होती है, और जैसे जैसे सेंटर से दोनों तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाती है। तो ये देखिए, ये सेंटर की फ्रिंज सबसे चौड़ी दिख रही है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, इसको सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे, केंद्रीय फ्रिंज कहेंगे। इससे जैसे जैसे हम दोनों तरफ जाते जा रहे हैं फ्रिंज की चौड़ाई कम होती जा रही है, इधर भी कम होती जा रही है। तो फर्स्ट जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है, इसके बाद जो मिल रहा है वो फर्स्ट मैक्सिमा कहलाएगा, प्रथम उच्चिष्ट कहलाएगा। उसके बाद जो मिल रहा है वो सेकंड मैक्सिमा कहलाएगा, द्वितीय उच्चिष्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद जो मिल रहा है वो थर्ड मैक्सिमा कहलाएगा, तृतीय उच्चिष्ट कहलाएगा। और जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये मिनिमा कहलाएंगे, निम्निष्ट कहलाएंगे। तो प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट और तृतीय निम्निष्ट। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जबकि व्यतिकरण में क्या था, चाहे कोई भी फ्रिंज हो, चाहे 10वीं है, पहली है, दूसरी है, सबकी चौड़ाई, सबकी इंटेंसिटी, सबकी चमक एक जैसी थी। सिर्फ व्यतिकरण में और विवर्तन में यही एक फर्क होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सिर्फ डिस्टिंग्विश कर देता है कि ये व्यतिकरण प्रतिरूप है और ये विवर्तन प्रतिरूप है। ठीक है, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम हो गया। अब अगर हम एक लाइट को किसी स्लिट पर डालें तो एक्चुअल में वो हमें कैसे दिखती है, हमने हमारे लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी एक इमेज मैंने ड्रॉ करी है और आपको बता रही हूं। हमारे पास एक लेजर लाइट है, उस लेजर लाइट को हमने एक ग्रेटिंग के ऊपर डाला, एक जिससे विवर्तन होता है उसके ऊपर डाला, और फिर स्क्रीन पे जो हमें पैटर्न दिखा उसकी फोटो ली। तो ये पैटर्न हमें स्क्रीन पर दिखता है विवर्तन के लिए, साफ दिख रहा है। जो सेंटर वाली फ्रिंज है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली फ्रिंज है, जो सेंटर की फ्रिंज है सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमक रही है, सबसे ज्यादा चौड़ी है, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीय फ्रिंज कहेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। इसके बाद ये डार्क हो गया, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से ब्राइट, लेकिन ब्राइट की इंटेंसिटी और चौड़ाई सेंटर से कम हो गई। फिर उसके बाद वापस डार्क आ गया, ठीक है। फिर वापस से क्या मिला, ब्राइट मिली, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई। ऐसे धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जा रही है और लास्ट में जाके वो डिसअपियर हो रही है। ये कहलाता है विवर्तन प्रतिरूप। अगर हमें सारी की सारी एक जैसी ही दिखती तो वो क्या कहलाता, व्यतिकरण कहलाता। तो अब अगर स्क्रीन पे हमें कोई लाइट दे दी जाए तो हम उसको देख के पहचान जाएंगे कि इसमें व्यतिकरण हो रहा है या विवर्तन हो रहा है, ठीक है। दो तरह के व्यतिकरण होते हैं, विवर्तन होते हैं। जो डिफ्रैक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है। सिर्फ उसी बेसिस पर 2 तरह के विवर्तन होते हैं, 2 तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। पहला होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या होगा, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल विवर्तन, जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी निश्चित होती है। जब लैबोरेटरीज में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो हमें पैटर्न मिलता है, उसमें जो विवर्तन होता है वो फ्रेनेल विवर्तन होता है। हमारा जो सोर्स है और जो हमारी स्क्रीन जिस पे हमें विवर्तन पैटर्न दिख रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये जो विवर्तन होता है, ये फ्रेनेल विवर्तन, जैसे मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताया। ये क्या था, फ्रेनेल विवर्तन था, क्योंकि हमने इसको लैबोरेटरी में किया। लैबोरेटरी में इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं होती है। यही अगर हम तारों से, सितारों से, या जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आने वाली लाइट की स्टडी करते हैं तो उसमें जो डिफ्रैक्शन मिलता है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर तरंग स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अनंत हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन के 2 टाइप्स हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी पर। लैबोरेटरी में जो भी प्रैक्टिकल्स किए जाएंगे वो सारे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हैं, और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, सितारों को देखने के लिए, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, वो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। बस इतना ही है विवर्तन, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन का पूरा एक फ्रेनेल
बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है उसको करना पड़ेगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का भी एक्सपेरिमेंट है उसको भी स्टडी करनी पड़ेगी, उसका पूरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके कोर्स में जस्ट इंट्रोडक्शन है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिटेल में आपको कौन सा पढ़ना है, इंटरफ्रेंस पढ़ना है, व्यतिकरण को पढ़ना है। व्यतिकरण क्या होता है, उसके लिए गणितीय स्वरूप निकालना, उसके लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना, फिर फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना। व्यतिकरण आपके पूरे डिटेल में है, विवर्तन आपके पूरे डिटेल में नहीं है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऑप्टिक्स इजी लगी होगी। हमेशा 12th के बच्चों को ऑप्टिक्स को लेके बहुत डर लगता है, प्रकाशिकी को लेके बहुत डर लगता है, अरे यार बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 20 नंबर का आपका ऑप्टिक्स का आता है। लेकिन अब आपको पढ़ के लगा होगा कि ये तो ईजी है, लंबा जरूर है लेकिन ईजी है ना। अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से डेरिवेशंस करोगे तो आराम से आप मार्क्स ला सकते हो, कोई डर की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हर चैप्टर का वेटेज देखिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन करिए। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, जिसका वेटेज कम है आप उसको स्लाइड से पढ़िए ताकि उसके अंदर कम मेहनत करनी पड़े, और जो ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से करें तो पेपर में मैक्सिमम जो ज़्यादा मार्क्स वाले आते हैं उनको हम अटेंड कर पाएंगे। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है जो 2 या 3 नंबर का आता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने अगर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया तो क्या होगा, जो बड़े चैप्टर्स है उन पे आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट बनाइए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बनाइए, थोड़ा सा स्टडी पैटर्न बनाइए, पेपर पैटर्न को देखिए, इन सब को लेकर अब पढ़ाई करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, तो अच्छे से आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगले सेशन में, देखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।